तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज एक बार फिर वापस चलते हैं मुंबई, जहाँ पे अंडरवर्ल्ड से जुड़े उस शख्स का किस्सा सुनाएंगे जो 3 बार मर के भी जिंदा हो गया। 2 बार उसके साथ पुलिस एनकाउंटर हुआ और उसको मृत घोषित कर दिया गया। एक बार उसके दुश्मनों ने जानलेवा हमला किया, मृत घोषित हो गया, लेकिन वो फिर जिंदा होके वापस आ गया। 3 बार मौत को चकमा दे के आज तक वो शख्स जिंदा है। क्या कर रहा है आपको दिखाएंगे। एक वो आदमी जो कभी मीडिया के सामने नहीं आया, कभी किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, 30 से ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस में शामिल रहा, बड़े बड़े मर्डर किए। एक मर्डर तो जेल में रह के कर दिया उसने, लेकिन कभी किसी से बात नहीं की। आज इतने सालों के बाद वो शख्स लाइव वीडियो में पाया गया और वो वीडियो हमारे हाथ में लग गया। वो शख्स जिसके बारे में आपने बहुत से किस्से सुने होंगे, हम आज एक बार फिर सुनाएंगे और उसको दिखाएंगे कैसे आज भी उसका वही दबदबा, वही रवाब देखने को लगता है। उसी के एक पुराने साथी का जन्मदिन है और उस साथी के जन्मदिन में शामिल होने के लिए उसके ऑफिस में जाता है, केक काटने की सेरेमनी में शिरकत करने के लिए। और देखिए उसकी ठाठ, जब उसका पुराना साथी जो आज उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो कैसे उठ के उसके पांव हाथ लगाता है। और एक मैनरिज्म देखिए उस आदमी का, एक क्रिमिनल का जो 3 बार मौत के मुंह से निकल के जिंदा रहने को वापस आया। वो शख्स का नाम है D.K. राव। अभी तो आपको समझ आ गया। असली नाम है उसका दिलीप मलेश बोरा, लेकिन ये दिलीप बोरा D.K. राव कैसे बना, वो भी उसकी मरे हुए से जिंदा होने की कहानी है। बात तकरीबन 4 दहाके पहले की। सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में एक दबंग लेडी ऑफिसर नई आई थी। मृदुला लाड उसका नाम था। पेशे से रेसलर थी, पहलवान, और बहुत डेयरिंग। बहुत बार मिला हूँ उसको मैं सांता क्रूज में। खुद बुलेट मोटरसाइकिल चलाती थी, खुद जाके अकेली गश्त के लिए निकलती थी और अपने इलाके के जो क्रिमिनल, छेड़खानियाँ करने वाले, लड़कियाँ छेड़ने वाले, छोटी मोटी चोरी चकारी वाले उसको देख के भाग जाते थे। इतनी दहशत थी उसको। लेडी सिंघम उस जमाने में कहा जाता था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई सिंघम नाम की फिल्म नहीं बनी थी। इसी तरह का एक साधन बना उस जमाने में। जो पहला एनकाउंटर D.K. राव का हुआ, तभी वो D.K. राव नहीं था। इसको D.K. राव बनाने वाली वही मृदुला लाड है। वो रेसलर, पहलवान पुलिस ऑफिसर सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन से एक बैंक की कैश वैन को लूटने की खबर इसको मिलती है और वो लेडी सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन से अपना मोटरसाइकिल लेके कमर पे अपना पिस्टल, रिवॉल्वर जो भी था वो लटका के मौका वारदात पर पहुंचती है और वो कुछ लोगों को घेर लेती है जिन्होंने वो बैंक की कैश वैन लूटने की कोशिश कर रहे थे। 2-3 लोग भाग जाते हैं। एक आदमी इसका मुकाबला करता है, इसको लेडी समझ के, और ये अपना वेपन निकाल के फायरिंग करती है। कहा जाता है कि 4 पता नहीं 5 गोलियां चलाई, इस आदमी को लगी और वो आदमी बेहोश होके गिर जाता है। समझा जाता है कि वो मर गया, लेकिन उसकी जब तलाशी ली जाती है, उसकी जेब से एक बैंक एम्प्लॉई का आइडेंटिटी कार्ड मिलता है
जिसके ऊपर उसी की तस्वीर लगी होती है और नाम लिखा होता है D.K. राव। ऊपर हॉस्पिटल में उसको छोड़ दिया जाता है मृत समझ के, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले चले जाते हैं ये आदमी शोर मचाना शुरू करता है कि मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। देखिए कितनी बड़ी किस्मत उस आदमी की, जिसको शव ग्रह में छोड़ के गए थे वो मानव ग्रह में उठ के खड़ा हो गया और बच गया। उसके बाद उस आदमी के उस आइडेंटिटी कार्ड की कहानी पूछी गई तो उसने कहा कि उसका काम एक बैंक से दूसरे बैंक में जब कैश ट्रांसफ़र होता है, उस समय में कोई ये GPS सिस्टम नहीं था, ज़्यादा कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते थे, आजकल की तरह प्रोफेशनल जो कैश कैरिंग एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, ऐसा सिस्टम नहीं था। बैंक की अपनी एक छोटी मोटी पुरानी किस्म की जीप हुआ करती थी, उसमें एक डबल बैरल गन लेके एक आदमी बैठा होता था और कैश एक बैंक से दूसरे बैंक ले जाया जाता। तो ये लोग शैपे लगा के कहीं थोड़े से उजाड़ एरिया में उस वैन को रोक के पैसा लूटते थे। उसका मास्टरमाइंड था दलीप मलेश वोरा। इस किस्म के 17-18 मामले उसके पूरे मुंबई शहर में बाद में भी दाखिल हुए बैंक की कैश वैन लूटने का। उसके बाद उस शख्स का रिश्ता होता है, जब जेल में था तो छोटा राजन के लोगों से मुलाकात होती। छोटा राजन तभी दाऊद इब्राहिम के साथ काम किया करता था, 93 के पहले की बात। लेकिन ये आदमी छोटा राजन के साथ जुड़ गया तो एक तरह से दाऊद गैंग के साथ जुड़ गया। 93 में एंड में या 94 के बिगिनिंग में जब छोटा राजन ने दाऊद को छोड़ा, फिर भी ये आदमी छोटा राजन के साथ जुड़ा रहा। बहुत बार छोटा शकील और दूसरे लोगों ने कोशिश की इसको अपने साथ में लाने की, लेकिन इसने छोटा राजन की वफादारी नहीं छोड़ी। और बहुत सारे एक बड़े प्रोमिनेंट फाइनेंसर, बिल्डर जिनसे पैसा मांगा करता था छोटा राजन के बिहाफ पे, उन लोगों में से एक ने कंप्लेंट की और इस आदमी को अरेस्ट करवा दिया। इस किस्म की 7 कंप्लेंट बिल्डर्स की हुई। एक एक केस में अरेस्ट हुआ लेकिन जमानत पे फिर बाहर आ जाता था। इसके काफ़ी साथी थे। इसका बेस धारावी था जो उस जमाने में एशिया का सबसे बड़ा स्लम समझा जाता था। वर्धा राजन मुडलियार का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। लेकिन 88 में वर्धा की मौत के बाद धारावी का डॉन जिसको समझा जाने लगा वो D.K. राव था। इसको धारावी डॉन D.K. राव कहने लगे। उसके बाद इसकी कार्रवाइयाँ इतनी बढ़ी कि उस समय के क्राइम में पोस्टेड IPS ऑफिसर D. शिवानंदन, उन्होंने खुद एक क्राइम ब्रांच का दस्ता लीड किया और दादर और बडाला के जंक्शन पे अम्बेडकर कॉलेज के नज़दीक इन 5 बदमाशों को घेर लिया और मुकाबला हुआ। इन्होंने भी गोलियां चलाई, क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स ने भी गोलियां चलाई और उनमें 7 गोलियां D.K. राव को लगती हैं। चारों लोग इसके साथ के मारे जाते हैं, लेकिन पुलिस समझती है कि पांचों के पांचों मर गए। एक पुलिस की वायरलेस वैन जो मोबाइल जो होती है उसको कहते हैं मुंबई पुलिस मोबाइल, पुराने ज़माने का एक बस नुमा ट्रक नुमा व्हीकल हुआ करता था नीले रंग का, उसमें सबकी बॉडीज डाल के साइन हॉस्पिटल ले जाते हैं, शायद कूपर हॉस्पिटल KEM हॉस्पिटल लेके जाते हैं। KEM वहाँ से नज़दीक का किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल कम कॉलेज, वहाँ पे जाके इनकी लाशें उसी तरह मॉर्चुरी में रख देते हैं पांचों की। पुलिस फिर अपनी कार्रवाई पूरी करके चली जाती है तो ये D.K. राव भाई साहब फिर एक बार उठ के बैठ जाते कि मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। कमाल होगी, दूसरी बार वो मुर्दा जीवंत हो गया। कितनी किस्मत उस आदमी की अच्छी होगी कि इतनी गोलियां खाने के बाद, इतना खून निकलने के बाद
वहाँ से दादर से केम हॉस्पिटल भी वो काफ़ी नज़दीक नहीं है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन फिर भी बच गया। तीसरी बार इसी के इलाके धारावी में इसके अपने ही दोस्त पुराने, जिनके साथ दुश्मनी हो जाती है, खतरनाक अटैक करते हैं। उसमें भी इसको मरा हुआ समझ के छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ये आदमी साइन हॉस्पिटल में इलाज के बाद फिर ठीक हो जाता है। तो 3 बार मौत को चकमा देने के बाद ये आदमी बच जाता है और आज तक जिंदा है। ये बातें सब 2091, 92, 93 उन दिनों की। आज इतने दशकों के बाद भी वो आदमी अपने उसी स्ट्रॉन्ग होल्ड धारावी में रहता है। कोई छोटा मोटा बिल्डर बना हुआ है, उसके जो साथी हैं पुराने, जो छोटा राजन के साथ काम करते थे, आजकल अपने आप को सुधरे हुए गैंगस्टर समझते हैं, जिनमें शैलेश, अशोक, इस किस्म के लोग, और गूंगिया, रमेश गूंगिया, बैंड्रा वाला, ये सब लोग उसके आज भी टच में हैं। और उसके पुराने दोस्त अन्ना और दूसरा एक लड़का है रवि अन्ना और सूरी अन्ना, वो इसके साथ हैं। आज भी धारावी में उसकी तूती बोलती, लेकिन इसके किस्से वहाँ खत्म नहीं होते। 2000 में छोटा राजन पे बैंकॉक में हमला होता है। उस हमले के बाद छोटा राजन का खास आदमी ओपी सिंह, ओम प्रकाश सिंह, वो दूसरे केस में मुंबई महाराष्ट्र की नासिक जेल में बंद होता है। लेकिन जेल से बैठ के भी वो छोटा राजन का पूरा प्रॉपर्टी का काम देखता था। बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ, प्रॉपर्टी डेवलपर के साथ पैसा इन्वेस्ट भी करता था, और जिन लोगों से फरौती लेनी होती थी, वो फरौती मांगने वाला डीके राव होता था। उसका कलेक्शन करवाना और आगे इन्वेस्ट करना वो ओपी सिंह का काम होता था। तो डीके राव उन दिनों में अर्थ रोड जेल मुंबई में बंद था। नासिक में छोटा राजन का खास आदमी बालू डोकरे ओपी सिंह के साथ नासिक की जेल में बंद था। वही बालू डोकरे जिसका बाद में मलेशिया में मर्डर होता है, बहुत बुरी तरह मारा जाता है उसको। बालू डोकरे को जेल में कुछ ओपी सिंह के ऊपर शक होता है कि वो बड़े लेवल पे छोटा राजन के नाम पे पैसे की हेरा फेरी कर रहा है। जो पैसा छोटा राजन को जाना चाहिए, वो अपने तरीके से कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और उसके टच एक फेमस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ है। तो ये बातें बालू डोकरे अपने तरीके से 2002 के सितंबर अक्टूबर में छोटा राजन के पास पहुंचाता है कि तुम्हारे साथ भाई धोखा हो रहा है, ओपी सिंह आपका बहुत पैसा इधर उधर कर रहा है, मैं इस बात का गवाह हूँ। और आप बहुत बार मैंने पहले एपिसोड में कहा है कि छोटा राजन कान का कच्चा था, थोड़ा नहीं बहुत कच्चा था, कंफर्म नहीं करता था, जो किसी ने बोल दिया इमीडिएटली मान जाता था। इसी चक्कर में कम से कम 11-12 मर्डर छोटा राजन ने करवा दिए, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे। खैर वो दूसरा किस्सा है, उसकी बात पहले कर चुके हैं। तो छोटा राजन बालू डोकरे की बात मान के डीके राव की ड्यूटी लगाता है कि तुम ओपी सिंह का काम करोगे। एक बड़ी रकम आर्थर रोड जेल के लोगों को दे के एक नकली झगड़ा करवा के, जिसमें डीके राव और उसके साथी 12-13 साथी एक जेल ऑफिसर के साथ नकली झगड़ा कर लेते हैं, फ्रेंडली फाइट, और उसकी रिपोर्ट तैयार होती है। और जेल अथॉरिटी छोटा राजन से पैसा लेके इन 12-13 लोगों को कोर्ट में ऑर्डर देके अपने बड़े अथॉरिटीज़ को बता के नासिक जेल में ट्रांसफ़र कर देते। अब इस बात की अंदर की खबर ओपी सिंह को नहीं होती कि ये लोग यहाँ किस मकसद से आए। उसको यही बताया जाता है कि हमारा झगड़ा हो गया था, इसलिए हमको ट्रांसफ़र करके मुंबई से नासिक भेज दिया गया है। लेकिन एक दिन मौका मिलते ही डीके राव और उसके 12 साथियों ने ओपी सिंह के गले में रस्सी डाल के
उसको खींच के उसको जेल में मार दिया। वो 2002 के नवंबर की बात है, छोटा राजन पे हमले के 2 साल के बाद। और इस पूरी वारदात के तकरीबन 40 लोग गवाह थे जो उस बैरक के आसपास सब तमाशा देख रहे थे। लेकिन पुलिस ने उन्हीं 13 लोगों को गवाह बनाया या एक्यूज्ड बनाया जो अर्थरोड जेल से डीके राव के साथ ट्रांसफर होके नासिक पहुंचे थे। 2002 का ये केस चलता चलता 2017 में 15 साल के बाद फैसला होता है। उसमें 13 के 13 लोग बरी हो जाते हैं, क्योंकि उन 13 में से सिर्फ एक ही एक्यूज जिंदा बचता है फैसले वाले दिन, और वो जिंदा बचने वाला एक्यूज डीके राव था। बाकी 12 में से 2 लोग अभी तक फरार हैं, पता नहीं कहाँ चले गए बेल मिलने के बाद, जंप करके बेल। कुछ बाकी के लोग मर गए, इस दुनिया में नहीं है। और देखिए इतना बड़ा केस, लेकिन एक आदमी जो जिंदा था वो भी बच गया, उसके खिलाफ गवाही देने वाला कोई नहीं। तो गवाही के अभाव में कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। आदमी बाहर आता है 2017 में। लेकिन 2017 में ही एंटोपिल एरिया है इसके धारावी के नज़दीक ही, सायन प्रतीक्षा नगर एंटोपिल, वहाँ पे एक बिल्डर से 50 लाख की फिरौती मांगी जाती है। बड़े सालों के बाद फ्री होके डीके राव अपने अड्डे पे बैठना शुरू किया था, तो पैसा चाहिए था, कंपनी चलानी है। छोटा राजन 2015 में तिहाड़ जेल पहुंच गया, ऊपर से कहीं पैसा आ नहीं रहा। जो पुराने साथी थे वो सब धंधे छोड़ के कोई बिल्डर बन गया, कोई किसी लाइन में लग गया, कोई मथाड़ी वर्कर की यूनियन का लीडर बन गया, किसी ने कोई अपना बार खोल लिया, कोई जिम खाना खोल लिया। इस चक्कर में अब इस आदमी ने पैसा मांगा। इसका एक साथी था राजू, वो महाड़ा बिल्डिंग प्रतीक्षा नगर में रहता था, बहुत सोना पहन के रखता था। तकरीबन कहते हैं कि हर समय 1 किलो सोना उसके बदन पे रहता था। वो इसके साथ बैंक जब लूटे जाते थे, वैन लूटी जाती थी, तो इसके घरों का एक खास मेंबर था। उन्हीं दिनों 2 आदमी उसको जान से मारने की धमकियां मिलती रहती थी, लेकिन उसने अपना घर छोड़ के एक सीक्रेट ठिकाना एंटोपिल में ले लिया था, प्रतीक्षा नगर में। तो वहाँ पे एक छुपे हुए घर में, जहाँ एक अज्ञात घर में छिपा हुआ था, 3rd फ्लोर पे घर था वो। लेकिन 2 लोग एक दिन चाकू तलवारें लेके उसके घर में घुसते हैं, उसको बुरी तरह मार के इंजर्ड करके अपने तरफ से मरा हुआ छोड़ के उसका दरवाज़ा बाहर का बंद करके भाग जाते हैं। ये आदमी खिड़की में से ऊपर से लोगों को आवाज़ें देता है कि मैं बचाओ, मुझे आके मेरा दरवाज़ा बाहर से खोलो, मैं जख्मी हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। जब तक लोग आवाज़ सुन के ऊपर पहुँचते हैं वो मर चुका होता है। ये बहुत बड़ा झटका था। उसका नाम था राजा, उस आदमी का। तो बड़ा डेंजरस कुख्यात किस्म का आदमी था, उसको भी मार दिया। वो बहुत बड़ा झटका था डीके राव के लिए। लेकिन उस केस में इसको फिर जेल जाना पड़ा, फिर जमानत हुई 2021-22 में कहीं। लेकिन उसके बाद फिर आदमी ने कोई ऐसा कांड नहीं किया कि दोबारा जेल जाना पड़े। आज जो आपको हम उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये उसके एक साथी, पुराने साथी, जिनका नवी मुंबई के सिविल इलाके में एक कोई नया ऑफिस बनाया है, वो आजकल बिल्डर बना हुआ है, उसका जन्मदिन था और ऑफिस की इनॉग्रेशन थी। कोई 8-10 बाउंसर उसने रखे हुए, सफारी सूट एक जैसे यूनिफॉर्म दे के, बड़े हटे कटे लोग साथ में रखता है। एक ज़माना था जब अपने जो इनके कारिंदे होते थे वो अपने सिविल कपड़ों में इनकी रक्षा किया करते थे। आजकल पुराने गैंगस्टर्स के लिए एक फैशन बन गया है बाउंसर रखना। बहुत बड़े लेवल पे ये धंधा मुंबई में चल रहा है। हर बदमाश के पास बाउंसर हैं, क्योंकि पुलिस जब उनकी
कोई इंक्वायरी करती है तो बाउंसर जिस कंपनी ने प्रोवाइड किए होते हैं उसका हवाला दे के साफ बरी हो जाते हैं। अब देखिए उन्हीं बाउंसर के साथ पुराना छोटा राजन का वो आदमी डी.के. राव का दोस्त अपने ऑफिस में बैठा है, नए बनाए ऑफिस में, जिसको अभी पूरी तरह फर्निश भी नहीं किया गया। और नीचे डी.के. राव धारावी से न्यू बॉम्बे जाता है अपने उस दोस्त का नया दफ्तर देखने के लिए। वो वीडियो में आप देख लिया होगा आपने कैसे डी.के. राव को इसके दोस्त के लोग रिसीव करके और सीढ़ियों पे बाउंसर आगे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, और जैसे ही ऑफिस में जाता है इसका वो दोस्त, मुंबई के गर्म मौसम में जहाँ इतनी गर्मी पड़ती है, कोट पैंट पहन के और बो टाई लगा के इसके पाँव हाथ लगा रहा है। और उसके साथ में उसके जो चेले चाचड़े हैं वो आप देख लिया होगा। एक छोटे से टेबल पे केक रखा हुआ है, वो केक भी आपने देख लिया होगा। तो ये डी.के. राव जो एक शर्ट पैंट के अंदर करके गंजा हुआ है, सर पे बाल नहीं है अभी, लेकिन वही चाल वही ठाठ नजर आती है। तो ये थी डी.के. राव की कहानी, जो कितनी बार मौत को झांसा देता रहा और आज शायद मौत के ऊपर हंस भी रहा होगा। ये उसकी कहानी जो आपने पहले सुनी लेकिन देखी नहीं थी, डी.के. राव को देखा नहीं था, वो आज हमने आपको दिखा दिया। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।